हाँ जी, कैसे हो आप सारे? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। सभी बच्चों का अपने इस एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गुरुकुल एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने आज चर्चा करें एग्रीकल्चर, सामान्य एग्रीकल्चर। सबसे पहले बात करें अपने एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, तो आपकी भाषा हो जाएगी लैटिन। इसके बाद देखिए अपने एग्रीकल्चर किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एग्री प्लस कल्चर से मिलकर बना हुआ ये शब्द है। एग्री का मतलब होता है खेती और कल्चर का मतलब होता है अध्ययन। तो अपने एग्रीकल्चर की परिभाषा की बात करें, क्या हो जाएगी परिभाषा? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत खेती का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जा रहा है या अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। इसके बाद अपने बात करें एग्रीकल्चर के जनक की। एग्रीकल्चर के जनक की बात करें तो विश्व के अंदर सबसे पहले एग्रीकल्चर का जनक देखें अन.ई. बोरलॉग होगा। अन.ई. बोरलॉग। और भारत में एग्रीकल्चर का जनक कौन होगा? भारत में एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में एग्रीकल्चर का जनक एम.एस. स्वामीनाथन, जबकि विश्व के अंदर एग्रीकल्चर का जनक कौन है? एन.ई. बोरलॉग। एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एग्री प्लस कल्चर। एग्री का मतलब होता है खेती और कल्चर का मतलब होता है अध्ययन करना। परिभाषा कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर खेती का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। एग्रीकल्चर के बाद एक बात करते हैं अपने हरित क्रांति की, जिसे ग्रीन रिवोल्यूशन बोलते हैं। हरित क्रांति। अब देखिए हरित क्रांति क्या होता है। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? हरित क्रांति का जनक कौन है? असल में देखा जाए तो हरित क्रांति है क्या, इस पे अपने थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जनक जनक विश्व के अंदर हरित क्रांति का जनक है जो कि अन.ई. बोरलॉग बोरलॉग को कहा जाता है। और भारत में देखें अपने एग्रीकल्चर का जनक, तो ये हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। अब देखें हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत 66-67 में हुई थी। अब यहां से पिछली बार यानी कि 2025 के जेट में एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, शायद 4 या 5 नंबर का एक क्वेश्चन था, जैसे हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, और ऑप्शन में दिया हुआ था 65 से 68 का। तो सभी बच्चों का सही होना चाहिए। अपने एग्जिट बता रहे हैं 66-67 के अंदर क्या हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए हरित क्रांति की परिभाषा। हरित क्रांति का मुख्य रूप से पहले अर्थ देखें ना, तो पहले क्या हुआ था? फसलों की हाइट तो बढ़ जाती थी और उनका उत्पादन क्या होता था? कम होता था। कम कम मतलब मिनिमम होता था, वैसा उत्पादन नहीं होता था जो किसान चाहता था। या फिर किसान की लागत ज्यादा हो जाती थी और उत्पादन क्या होता था? कम होता था। और दाने का उत्पादन क्या होता था? कम। और भूसे का अनुपात मान लो या उत्पादन मान लो वो अधिक होता था। इसके बाद हरित क्रांति के अंदर 6 फसलें ली गई थी। 6 फसलें ली गई और 6 फसलों पे स्टडी की गई, उनकी नई नई किस्में निकाली गई। इसके बाद क्या हुआ? फसलों की ग्रोथ रुकने लग गई, ग्रोथ हाइट कम होने लगी और उत्पादन उनका क्या होने लगा था? ज्यादा होने लगा था। ये हरित क्रांति में मुख्य रूप से फसल थी, जैसे गेहूं, धान, मक्का, जवार, बाजरा और एक रागी। ये मुख्य रूप से 6 फसलें ली गई थी हरित क्रांति में। इसमें से आपसे पूछ ले मुख्य 2 फसलें कौन सी थी, तो मुख्य फसलें अपनी थी वो आपकी थी गेहूं और धान। जैसे गेहूं और धान हरित क्रांति में सबसे बड़ा योगदान था। सबसे ज्यादा योगदान देने वाली फसल कौन सी थी? गेहूं और धान थी। तो अपने परिभाषा देखेंगे हरित क्रांति की परिभाषा क्या है, तो परिभाषा आ जाएगी आपकी हरित क्रांति की परिभाषा। खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में निरंतर वृद्धि करने हेतु नई किस्मों का विकास करना हरित क्रांति कहलाता है। हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में आपको अभी बताई है।
तो इसमें मुख्य रूप से दो फसलें थी, जो कि एक थी गेहूं और दूसरी थी धान। इनका सबसे ज्यादा योगदान था हरित क्रांति के अंदर। हरित क्रांति में गेहूं और धान का मुख्य रूप से योगदान था। गेहूं के अंदर N10 जीन ट्रांसफर किया गया था। N10 जीन ट्रांसफर करने के बाद क्या हुआ, गेहूं की हाइट कम होने लगी और उत्पादन क्या होने लगा था, ज्यादा। इसके बाद 3 किस्में निकाली गई थी गेहूं की, जैसे सोनालिका, सोनारा 64 और एक थी कल्याण सोना। ये गेहूं की मुख्य किस्में। इस इन किस्मों का उत्पादन अभी भी ज्यादा हो रहा है अन्य किस्मों की तुलना में। अब बात करें धान की, धान के अंदर डी जियोवुजिन, डी जियोवुजिन ट्रांसफर किया गया था। डी जियोवुजिन ट्रांसफर करने के बाद धान का भी उत्पादन अधिक होने लगा था और धान की एक किस्म निकाली गई थी IR8। इसे उत्परिवर्तित किस्म भी कहते हैं, उत्परिवर्तित किस्म भी कहते हैं। अब IR8 के बारे में बात करें तो इसे जादुई धान भी कहते हैं। और जादुई धान, जादुई धान का मतलब जो अपने को दिखता है वो हकीकत में नहीं होता। IR8 में देखे तो उनमें ऐसे लगता है यार IR8 क्या इतना उत्पादन दे सकती है, लेकिन IR8 सबसे अधिक उत्पादन देने वाली धान की उत्परिवर्तित किस्म है। ये थी आपकी हरित क्रांति। मुख्य रूप से हरित क्रांति में अन्य और भी फसलें थी, उनका भी अच्छा योगदान था। उसके बाद 66-67 के दशक के बाद हरित क्रांति आने के पश्चात फसलों का उत्पादन अधिक होने लगा। हरित क्रांति बात करें तो शब्द किसने दिया था, हरित क्रांति शब्द डॉक्टर विलियम्स एस गॉड ने दिया था। डॉक्टर विलियम्स एस गॉड ने दिया था। और यह शब्द दिया कब था, यह शब्द 1968 के अंदर दिया था। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, डॉक्टर विलियम्स एस गॉड ने दिया। कब दिया, सन 1968 में दिया। हो सकता है पिछली बार पूछा है हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, 1966-67 में, तो अब की बार जेड के अंदर आ सकता है क्वेश्चन। नोट कर लीजिए आप, इसको इंपोर्टेंट लगा लीजिए। हरित क्रांति शब्द डॉक्टर विलियम्स एस गॉड ने कब दिया था, सन 1968 में दिया था। थैंक यू, धन्यवाद, ओके।